देखेंगे कि शॉप्स कैसे चलाई जाती है, शॉप के रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो सबसे जरूरी चीज और पहली चीज है वो ये पढ़ना है कि इस्टेब्लिशमेंट की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये पढ़ना है कि शॉप की मीनिंग क्या होती है। पहले तो ये दो चीज का ना डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्जाम में पूछ सकता है, इसको थोड़ा सा फोकस करके ध्यान रखो, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट का बेटा मतलब कमर्शियल प्लेस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, किसी भी प्रकार की कमर्शियल प्लेस को एस्टेब्लिशमेंट बोला जाता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या आ जाता है, होटल आ जाते हैं, रेस्टोरेंट आ जाते हैं, ईटिंग हाउस आ जाते हैं, थिएटर आ जाते हैं, पब्लिक अम्यूजमेंट की कोई जगह या एंटरटेनमेंट की प्लेस आ जाती है, ठीक है। ये सब एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट वो भी है जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि वो प्लेसेस जहां कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो कट शॉर्ट करके अगर बात करें तो कहीं भी अगर कमर्शियल वर्क हो रहा है तो वो एस्टेब्लिशमेंट कहलाता है, ठीक है। आप बता दो, ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ आई क्या? यस सर। अब दूसरा शब्द होता है शॉप, ठीक है। शॉप का मतलब कोई भी प्रीमाइसेस होती है, प्रीमाइसेस मतलब प्लेस को बोलते हैं, ठीक है। जहां पर रिटेल या होलसेल में कोई गुड्स बेचा जा रहा है, दुकान में क्या होता है, सामान बेचा ही तो जाता है ना, सही बात है। हाँ सर। या फिर कस्टमर को सर्विस रेंडर की जा रही है। प्रीमाइसेस के साथ साथ इसमें स्टोर रूम, गोडाउन, वेयर हाउस और वर्क प्लेसेस को भी जोड़ दिया जाता है जो उस प्रीमाइसेस से कनेक्टेड है। अब जैसे एक टीवी का शोरूम है, ठीक है, तो भाई वो सामने ही सारी टीवी थोड़ी ना रखेगा, साथ में गोडाउन बना के रखा होगा ना जहां पर जो पैक्ड टीवीज है वो रखी होती है, सही बात है गलत बात? यस सर। ठीक, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि शॉप का मतलब होता है जहां से रिटेल या होलसेल में आप गुड्स बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो। इसमें गोडाउन इंक्लूडेड है, बट क्या इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूजन क्या है, शॉप की डेफिनेशन में क्या नहीं आता, फैक्ट्री नहीं आती। बताओ फैक्ट्री क्यों नहीं आती? क्योंकि वो एक सर, ये तो एस्टैब्लिशमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। वेरी गुड। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं आती है क्योंकि वहां पे कुछ बेचा नहीं जा रहा है, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। होटल नहीं आते, रेस्टोरेंट नहीं आते, ईटिंग हाउस नहीं आते, थिएटर नहीं आते, अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट की प्लेसेस शॉप की डेफिनेशन में नहीं आती है। आपको यस कितना सर। क्लियर हुई बात? सर हो गया क्लियर। अच्छे से आपको एस्टेब्लिशमेंट और शॉप का मतलब समझ आ गया कि नहीं आ गया? एस्टेब्लिशमेंट एक ब्रॉड टर्म है, हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जहां हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट है। शॉप का मतलब केवल वो जगह है जहाँ पे रिटेल या होलसेल में अपन सामान बेच रहे हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा? सर अच्छे से। अच्छे से ना। तो चलिए अब आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको अभी क्या है, आपने एक शॉप ओपन करी है। अब आपको क्या कराना है, अपनी शॉप को एकदम लीगल वे में सही दिखाना है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो ये रजिस्ट्रेशन जो होता है ये आपके एरिया का चीफ इंस्पेक्टर करता है। कौन करता है? चीफ एरिया का चीफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर कौन है? तो जो हमारी म्युनिसिपैलिटी होती है उसमें डेजिग्नेशन है, हमें वहां पर अपने डिटेल जमा करते होते हैं तो वो हमारा रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। कब करवाना है रजिस्ट्रेशन अगर मैं बताऊं, तो बेसिकली ये माना जाता है कि जब भी हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है उसके विद इन 30 डेज करवाना होता है। कितने दिन में करवाना होता है? 30 डेज। 30 डेज में। तो अपने सारे डिटेल्स जमा करोगे तो ये आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। ये सर्टिफिकेट 5 साल की वैलिडिटी का होता है। कितने साल की वैलिडिटी का? 5 इयर्स की बस वैलिडिटी। ये रिन्यू हो सकता है, बस इतना ही है इसका कंसेप्ट कि आपको जैसे अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन कराना है या बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर के पास अप्लाई करना होगा। कब करना है? बिजनेस स्टार्ट करने के 30 दिन के अंदर आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो 5 इयर्स का दिया जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। मेरी बात समझ आएगी, सिर के ऊपर से गई? सर आ गई। आ गई। तो ये ऊपर का ये बेसिक थ्योरी है कि अगर आपको कोई शॉप या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट डालनी है तो चीफ इंस्पेक्टर फॉर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के पास आप अप्लाई करें प्रिस्क्राइब फॉर्म में। ये जनरल थ्योरी है, ये आप पढ़ पाओगे और आपको इशू नहीं जाएगा। मुद्दे की बात, मेन जो रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है उसमें आते हैं अपन, कैसे करवाना है। तो आपको एप्लीकेशन एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में 30 दिन के अंदर डालना है। कब से 30 दिन के अंदर? जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ या शॉप स्टार्ट हुई। उसमें क्या क्या चीजें लिखनी पड़ेगी अपने को? सबसे पहले खुद का नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि हम बॉस है, हम एम्प्लॉयर है, और अगर हमारे यहाँ मैनेजर है तो उनका भी नाम। कोई दिक्कत? नहीं सर। अपनी एस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस, कोई दिक्कत? एस्टेब्लिशमेंट का नाम, कोई दिक्कत? उसके सारे और दूसरे डिटेल, ये सारी चीजें लिखनी होंगी।
जब हमारा एप्लीकेशन रिसीव होगा और फीस रिसीव होगी तो जो इंस्पेक्टर है चेक करेगा कि एप्लीकेशन वैलिड है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं, फिर हमें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और ये सर्टिफिकेट 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, हमें बस ये करना है कि इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपनी एस्टेब्लिशमेंट या शॉप में शो करते रहना है। मतलब जहां पे कस्टमर आता रहे वहां पे देखना, कई मेडिकल स्टोर वाले या शॉप वाले ऊपर ना वहां पे फ्रेम करके लगवा देते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपने देखा है क्या? हाँ हाँ सर। तो ये आपको कितना क्लियर हुआ ये बता दो। यस सर, क्लियर हो गया। डाउट तो नहीं है? बाकी जितने भी लोग क्लास में हो सबको ये बात क्लियर हो गई है? शर्मा जी, यस सर। पंकज, क्लियर है ये सब अच्छे से? तो ये मेन कंसेप्ट था आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का जो आपको जानना है। वैसे ही अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट में कोई चेंज आ रहा है, जैसे आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट का नाम बदल रहे हो या एड्रेस बदल रहे हो, तो आपको 15 दिन के अंदर ना इंस्पेक्टर को अगेन बताना होता है कि आपके यहाँ क्या चेंज हुआ है, ताकि वो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सके। फॉर एग्जाम्पल मेरे सपने में एकता कपूर आई, बोली अपने दुकान के नाम के आगे के लगा दो, तो अब मैं के लगा रहा हूँ तो भाई इंस्पेक्टर को भी तो ये बात बतानी होगी ना, क्योंकि वो नया सर्टिफिकेट रिन्यू करके देगा जिसमें के नाम से आगे चालू होगी मेरी शॉप। मेरी बात समझ आई आपको? यस सर। कितनी समझ में आई? सर आ गई। अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से आ गई। सिमिलरली वैसे ही अगर शॉप को क्लोज भी करना है तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, चीफ इंस्पेक्टर को 15 डेज के अंदर नोटिफाई करना होगा क्लोजर के कि हमने अपनी शॉप क्लोज कर दी है। फिर क्या होगा, जब आपकी रिक्वेस्ट रिसीव होगी तो अपने रजिस्टर से आपका नाम काट देगा और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगा। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। कितना समझ आया? पूरा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट कितना समझ आया ये बताओ। जितना आपने पढ़ा आपको समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? ईमानदारी से बोलो। आ गया सर। सर आ गया। आ गया सर। पूरा आ गया? तो देखो एक हिस्सा खत्म हो गया, शांत मन से अपने शीट में इसको पूरा आप नोट करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया आपको। अब इसका दूसरा हिस्सा जो आता है वो होता है एसएसआई और एमएसएमई। ठीक है, एसएसआई और एमएसएमई, ये कंसेप्ट क्या है आपको मैं बताऊं तो नॉर्मली ये कंसेप्ट ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस के लिए। अच्छा, हमारे देश में ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस मेनली किसको माना जाता है? तो कंपनीज को माना जाता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर। कंपनी एक बॉडी है जो क्या होती है? रजिस्टर होती है। सही बात है। हाउएवर इसके स्कोप में क्या किया गया है कि जैसे यहाँ पर क्या देखो, ऊपर जब आप पढ़ रहे हो तो खाली शॉप या एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नीचे जब आप एसएसआई या एमएसएमई पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करनी है। ये जैसे आपकी कंपनी है, ये आपकी मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, या तो पार्टनरशिप है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप जब इन फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप जब बिजनेस चालू करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। सही बात है गलत बात? आप जब इनमें से कोई भी बिजनेस चालू करोगे तो इन्वेस्टमेंट लगा होगा कि नहीं लगा होगा? यस सर। हाँ ठीक है। सर। सेकेंड थिंग, जब आप बिजनेस चला रहे हो तो आपका साल का टर्नओवर होता होगा कि नहीं होता होगा? हाँ। होता होगा। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि बेटर यू शुड क्लासीफाई योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। आप अपने बिजनेस को क्लासीफाई कर दो गवर्नमेंट के क्लासिफिकेशन में, जिससे क्या हो सके, गवर्नमेंट पहचान सके कि आप किस लेवल के पर्सन हो, किस लेवल का बिजनेस करते हो। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ गवर्नमेंट ने एमएसएमई का कंसेप्ट लाया। एम का मतलब होता है माइक्रो, एस का मतलब होता है स्मॉल, और एमई का मतलब होता है मीडियम। क्या होता है? मीडियम। मीडियम। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप अगर एक रजिस्टर्ड बिजनेस चला रहे हो या आपको गवर्नमेंट से फायदे पाने हैं, तो बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर, दो में से एक क्राइटेरिया बोल रहा है ना, ठीक है, दोनों क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, इनके बेसिस पर आप देख लो कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना टर्नओवर है, और आप अपना रजिस्ट्रेशन इनमें से एक कैटेगरी में करवा लो, या तो माइक्रो में करवा लो, या तो स्मॉल में करवा लो, या मीडियम में करवा लो। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो पहली बात। मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आप एक बिजनेस चला रहे हो, गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया होगा बहुत अच्छा, आपके बिजनेस का टर्नओवर आ रहा होगा, हम ये बात मानते हैं, लेकिन हम आपका लेवल जानना चाहते हैं। तो बिकॉज हम आपका लेवल जानना चाहते हैं तो इसलिए आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी या तो माइक्रो में करवाओ, या तो स्मॉल में करवाओ, या तो मीडियम में करवाओ, ताकि हमको पता लगे कि आप किस लेवल का बिजनेस चला रहे हो।
आप बोलो मेरी बात आपको कितनी समझ में आई? आ गई सर। तो अब क्या था, पहले जो थे इसके क्राइटेरियाज अलग हुआ करते थे। अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना के आने के बाद से 1 जुलाई से इसको बदल दिया है क्राइटेरिया को, कि माइक्रो में कौन से बिजनेसेस आते हैं, स्मॉल में कौन से आते हैं, मीडियम में कौन से आते हैं। ठीक है, तो आपको इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा क्या फोकस करके पढ़ना होगा, क्योंकि ये रिवाइज क्राइटेरिया है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस सर। पुराना क्राइटेरिया क्या था, तो उसका स्लैब अगर मैं बना के दिखाऊं तो 2 स्लैब बनते थे। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग था और सर्विस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग था। 1 जुलाई 2020 के लिए के बाद गवर्नमेंट बोलती है आप चाहे मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, हम ये स्लैब आपके लिए बना दे रहे हैं। ठीक है, इस स्लैब में अगर आप फॉल करते हो तो उस कैटेगरी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसमें आप आ रहे हो। जैसे आप देखो, आप एक बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट या मशीनरी में या बिजनेस इक्विपमेंट में यदि 1 करोड़ तक का है, साथ ही साथ एंड है, और नहीं है ना, एंड है, आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए तक है, उससे ज्यादा नहीं है, तो आप माइक्रो कैटेगरी में आओगे। ठीक है, सुन लो मेरी बात को, तुम एक बिजनेस चला रहे हो, तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है और तुम्हारा सालाना टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, तो तुम माइक्रो कैटेगरी में आ। ठीक है, पहले बताओ ये बात कितनी समझ आई? यस सर, आ गई। ठीक, अगर सपोज करो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में 10 करोड़ तक है और तुम्हारा सालाना टर्नओवर 50 करोड़ तक है, तो तुम स्मॉल में हो। सिमिलरली अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में वो 50 करोड़ तक है और सालाना टर्नओवर 250 करोड़ तक है, तो तुम मीडियम इंडस्ट्री में आओगे। अब यहाँ पे ये एंड वर्ड का खास ख्याल रखें, यस सर। दोनों पूरा होगा तब आप इस कैटेगरीज में आओगे। अच्छा, मान लो सिचुएशन ये है, ठीक है, कि गुंजा का एक बिजनेस है। किसका बिजनेस है? गुंजा का एक बिजनेस है, उसमें उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 80 लाख का है। कितने का है? 80 लाख। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो टर्नओवर है वो 7 करोड़ का है। तो ये किस कैटेगरी में आएगी? इन्वेस्टमेंट में माइक्रो में आ जाएगी और जो टर्नओवर में वो स्मॉल में कैटेगरी में फॉल ध्यान से करेगी। देखो, अब ध्यान से देखो, एंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एंड बोल रहा है, दोनों कैटेगरी पूरा होना चाहिए। अब मालूम है क्या होगा इस सिचुएशन में, अगर लॉजिकली दिमाग लगाओ तो स्मॉल में देखो नॉट मोर देन 10 करोड़ बोल रहा है, 10 करोड़ तक, तो 10 करोड़ तक में तो 80 लाख भी आ रहा है क्या? हाँ यस हाँ, सर। है ना? और टर्नओवर कितना बोल रहा है? 50 करोड़। मतलब 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ से कम, 7 करोड़। यस समझ सर। रही है बात? तो ये किस में आई? स्मॉल। स्मॉल। कितना पल्ले पड़ा? समझ आया कि गया? यस सर, आ गया। सर आ गया? तो पहले इसको शांत मन से आप देखो, दिमाग में बिठाओ, पहले फिट करो इसको, माइक्रो स्मॉल मीडियम को, इसको आप दिमाग में बिठाओ एकदम। ठीक, कंफ्यूज नहीं होने का है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में कोई टर्नओवर दुनियादारी नहीं थी, दुकान खोल रहे हो कितनी भी बड़ी खोलो, रजिस्ट्रेशन कराना है। अब तुम जब एमएसएमई पढ़ रहे हो तो तुमको बोला जा रहा है तुम्हारा कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, हम तुम्हारा टर्नओवर देखेंगे और इन्वेस्टमेंट देखेंगे, उसके हिसाब से हम तुमको किसी भी एक कैटेगरी में डालेंगे मतलब तुमको रजिस्ट्रेशन कराने बोलेंगे, या तो माइक्रो में कराओ, या तो स्मॉल में कराओ, या मीडियम में कराओ। इसको पढ़ लो, एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो, मन में जीवन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसको लेकर। सर हो गया। अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, क्लैरिटी से एकदम क्लियर है। हाँ सर। आगे बढ़ सकते हैं अपन। हाँ सर। ठीक, इस पे अभी स्टार बना रहा हूँ, अभी फिलहाल आपको एलिजिबिलिटी में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज होगे। आपको ये MSMED ये समझ आ गया है इसका क्राइटेरिया ना, तो आप इसके बेनिफिट्स को पढ़ेंगे सीधे। किसको पढ़ेंगे? बेनिफिट। फायदे क्या है। सपोज करो आपका जो बिजनेस है वो इस क्राइटेरिया में आ गया और आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन एज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज करवा दिया। कैसे करवा दिया? माइक्रो एंड स्मॉल इस एंटरप्राइज। कैटेगरी आपको बराबर सर्टिफिकेट आएगा ना कि योर बिजनेस इज आइडेंटिफाइड एज माइक्रो बिजनेस या स्मॉल बिजनेस। अब आपने जैसे इसमें करवा दिया तो इसमें आपका फायदा नंबर 1 ही होगा
कि सरकार की तरफ से आपको पहली सुविधा दी जा रही है कि बैंकों से आपको लोन मिलेगा, वो भी विदाउट कोलैटरल, बिना कुछ गारंटी रखे। यस अच्छी सर। चीज है, बुरी चीज है? अच्छी चीज है, अच्छी बुरी चीज चीज? है। दूसरी चीज, आपकी पेमेंट अश्योर की जाएगी कि आप किसी को भी सामान बेचो, आपको 45 डेज में पेमेंट हो ही जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। तीसरी बात, गवर्नमेंट टेंडर में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, छोटे बिजनेस को गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है, कोई दिक्कत? नहीं। आपको स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट मिलेगा, मतलब आप पर कम स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और ऑक्ट्रोई में बेनिफिट लगेगा। ऑक्ट्रोई मतलब होता है टोल, जो सामान इधर से उधर जाते हैं ना, टोल प्लाजा क्लियर करना पड़ता है, यस सर। वहाँ पे जो आपसे टैक्स देते हैं उसको ऑक्ट्रोई बोलते हैं, वो आपको उसमें फायदा मिलेगा। आप बता दो माइक्रो बिजनेस से हो तो उसमें आपको क्या लोग कंसेशन दे देंगे, क्लियर है? यस सर। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन मिलेगा, ठीक है? हम्म, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो सिर्फ आप ही बना सकोगे, आपकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी में है, फिर लार्ज स्केल सेक्टर उन गुड्स को नहीं बना सकेगा, कोई दिक्कत? यस सर। आपका नहीं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो गवर्नमेंट उसको कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन से सुलझा के देगी, कोई दिक्कत? नहीं। आप अपने माइक्रो बिजनेस का अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफिकेशन देते तो सारा खर्चा सरकार उठाएगी, आपका पैसा रिम्बर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करूं क्या? हाँ सर। क्या होता है जब बिजनेस चलाते हो तो अलग अलग तरह के सर्टिफिकेशन देना होता है, जैसे फूड बिजनेस में FSSAI से देना होता है, ठीक है? वैसे अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आईएसओ आपको क्या होता है, सर्टिफिकेशन देना होता है। तो यहाँ पर जो भी खर्चा आएगा सरकार आपको रिम्बर्स कर देगी, बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद आपको क्रेडिट में जो है या उधार में क्या है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आपके लिए क्या होगा, अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाएगा, आपके बिल्स जो है जल्दी डिस्काउंट किए जाएंगे, मतलब आपकी पेमेंट जल्दी होगी किसी भी हाल में, कोई दिक्कत? कितने पॉइंट हो गए? 9 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट याद करने हैं। डायरेक्ट टैक्स लॉज में आपको अलग अलग तरह के एग्जेम्पशंस मिलेंगे, ठीक है? मतलब आपको प्रोडक्शन चालू करने के कई समय तक टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर हो गया? यस सर। इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं। हो गया? चलो, तो पहले ये पढ़ के दो मेरे को, इनमें से 5 पॉइंट कोई भी अपने मन से चुनो, याद कर दो, जो तुमको अच्छे लगे 5 पॉइंट इनमें से याद कर दो। इनमें से कोई भी 5 पॉइंट याद कर दो। तो हो जाए तो बताना सर हमने कर दिए 5 पॉइंट कम से कम। इसका पेपर 26 को है ना, 26 को है, अपने को पेपर मिल जाएगा तो आइडिया हो जाएगा ना। उसको पढ़ लो एक बार, बताओ मेरे को, अगर कहीं अटक रहे हुए कोई दिक्कत है तो। सर हो गए 5 पॉइंट। हो गए? बाकी लोग के बेटा बताओ मेरे को, 5 पॉइंट आप इनमें से कोई भी याद करो। हाँ सर, हो गया। बन जाएगा? गुंजा, श्रुति, किरेंद्र? यस सर। हाँ सर, हो गया। यस सर। ठीक, टोटल 22 पॉइंट है, तो 22 तक अपने को दिमाग खपाना ही नहीं है, अपन सिर्फ 5 पॉइंट याद रखेंगे। और बन पाएगा अपने से? हाँ सर। कुछ आते हैं मीडियम यस पे, सर। कुछ आते हैं अगर मीडियम में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो क्या फायदा, ठीक है? लगभग वही है, ऊपर जैसा ही है, कुछ खास अलग नहीं है। सबसे पहला आपको बैंक से इजीली फाइनेंस मिल जाएगा विदाउट कोलैटरल, बिना कुछ गिरवी रखे। यस सर। गवर्नमेंट टेंडर्स पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो आप ही के लिए रिजर्व कर दिए गए, मतलब आपके सेक्टर में ही बनेंगे, लार्ज स्केल सेक्टर नहीं बनाएगा। आपके अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है बायर से तो उसको कंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन से सॉल्व करवाया जाएगा। ऊपर वाले ही सारे पॉइंट मिल गए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मीडियम एंटरप्राइज खोलने के फायदे क्या है, तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे हाँ सर। अच्छे से? कोई यस दिक्कत सर। नहीं इसमें? तो बेसिकली आपका ये मैंने बता दिया आपको बेनिफिट्स, ठीक है? क्या फायदे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के, ठीक? अब आते हैं कि जैसे अपने को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाया जाए। तो इसमें आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। वैरायटी ऑफ रजिस्ट्रेशन होते हैं। क्या होते हैं? वैरायटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक,
एक रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आपको लग रहा है कि अपने घर से ही सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस करना है, आराम से काम करना है, तो उसके लिए आप उद्यम रजिस्ट्रेशन देते हैं। क्या देते हैं? ध्यान से मेरी बात को सुनना। घर से बिजनेस करना, संतोषी आदमी हो, ज्यादा इधर उधर भागना दौड़ना नहीं है, सिर्फ प्रूफ के लिए तुमको ये दिखाना है कि तुम बिजनेस कर रहे हो, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन दे दो। कौन सा रजिस्ट्रेशन? उद्यम। उद्यम दे दो। ठीक है, तुमको भाई यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप सेल्फ सफिशिएंट रहना चाहते हो, मतलब अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड करने के मूड में नहीं हो। ठीक है, अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम थोड़ा लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, मतलब तुम गवर्नमेंट परचेजेस भी करोगे, या फिर मैं बोलता हूँ लार्ज स्केल में ट्रांजैक्शंस करने के मूड में हो, लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन करना चाहते हो अपने स्मॉल बिजनेसेस से, तो फिर क्या होता है बेसिकली, इसमें आपको NSIC के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। किसके पास करवाना होता है? NSIC। NSIC क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। अच्छा। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। यहाँ पे इस संस्था में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने माइक्रो स्मॉल या मीडियम बिजनेस का, तो जैसे गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं या कोई लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन करना होता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको GP सर्टिफिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कंफ्यूज मत होना बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं दोबारा फिर बोलूंगा। आप छोटा बिजनेस चलाते हो ना, आपके लिए अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन रखे गए हैं। जैसे आप संतोषी आदमी हो, संतोषी आदमी का मतलब ये होता है कि वो छोटे लेवल पे काम कर रहा है, वो बड़े टेंडर वेंडर नहीं पाना चाहता है, तो उसके लिए बोला रहता है भाई तू काम कर, सरकार की तरफ से तेरे को उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे मैं सब्जी वाला हूं अगर, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी पूरी सब्जी जो है पूरे भारत में बिके। मैं रिलायंस फ्रेश तो खोल दूंगा क्या एक दिन में? मेरा अगर एक छोटा सा ठेला है तो भाई मेरे को सिर्फ ये दिखाना है लोन लेने के लिए कि मेरा एक बिजनेस है सब्जी का, तो मेरे लिए बनाया गया है कि तू गरीब आदमी है, तू उद्यम रजिस्ट्रेशन दे। क्या दे? उद्यम रजिस्ट्रेशन। और अगर मैं कमीशन एजेंट हूँ, बड़े लेवल पे सब्जियां बेचता हूँ, अब गवर्नमेंट को भी टेंडर पे सब्जियां लगती है, उनको भी इवेंट्स करवाने होते हैं, तो गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज बॉडी से देना चाहती है, तो हम क्या करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ जाके कराएंगे? NSIC। कुछ समझ आया? फर्क समझ आ रहा है? छोटा सब्जी यस वाला, सर। छोटा सा ठेला है या दुकान है, उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलेगी सरकार दे दो, फायदे बराबर ये सारे मिलेंगे जो ऊपर पड़े हो। ठीक है, और अगर मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, काम को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो फिर अपना रजिस्ट्रेशन किस में करवाऊंगा? NSIC के पास जाके करवाऊंगा। होगा वही, मैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री हूँ। ठीक है, मेरा रजिस्ट्रेशन होगा NSIC के पास, और मेरे को जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो है GP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट? GP रजिस्ट्रेशन यहाँ सर्टिफिकेट। पे GP का मतलब है गवर्नमेंट परचेज प्रोग्राम। क्या? गवर्नमेंट परचेज प्रोग्राम। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि रखो, गवर्नमेंट स्टोर परचेज प्रोग्राम GP। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इसमें जैसे आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया, तो आप सरकार से डील कर पाओगे, सरकार को भी सामान बेच पाओगे। बताओ, ये बात मेरी समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से सर बोलो। आप। बाकी लोग को मुझे बताओ समझ आई कि आगे से आ गया? तो भैया जैसे हम तो बोलते हैं बड़े लेवल का काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है उसको, उसके हम अप्लाई करेंगे NSIC की वेबसाइट पे। किस पे? NSIC की वेबसाइट। SIC। ठीक है, वेबसाइट का नाम है NSICSproonline.com। ठीक है, और या तो हम ये कर सकते हैं कि फीस के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है NSIC के जोनल ऑफिस या ब्रांच ऑफिस में फिजिकली जाके भी क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हो, फिजिकली भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक, अब आपको चाहिए क्या इसमें? GP रजिस्ट्रेशन चाहिए, गवर्नमेंट स्टोर परचेज प्रोग्राम का, ताकि सरकार को आप अपना क्या कर सको, सामान बेच सको जरूरत पड़ने पर। बेच सको। उसके लिए हाँ। आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म डालना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, जितने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। डॉक्यूमेंट जमा करने पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होगा इंस्पेक्शन। ठीक है, क्या होगा? इंस्पेक्शन। मतलब आके चेक करेंगे कि सच में बिजनेस चलता भी है कि सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, आसमान आसमान में चल रहा है। अब आपकी रिपोर्ट बनेगी।
ठीक है, आपकी रिपोर्ट एनएसआईसी के पास जाएगी, एनएसआईसी अगर सेटिस्फाई है तो आपको जीपी रजिस्ट्रेशन दे देगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करूं कि क्लियर हो गया ये? सबसे पहले एक और आपका है एनएसआईसी में ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है, या ऑफलाइन अप्लाई करें, ठीक। उसके बाद आपने जीपी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म डाला, सारे डिटेल डाले, तो आपके यहाँ का इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्टिंग एजेंसी आई, चेक करी कि आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते भी हो कि नहीं आते हो। फिर क्या हुआ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट एनएसआईसी को भेज दी। एनएसआईसी अगर सेटिस्फाई है तो आपको जीपी रजिस्ट्रेशन उसने दे दिया। बताओ यस सर। कितना क्लियर हुआ, ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से Clear है बोलो कितना क्लियर हुआ, मन में कोई डाउट तो नहीं है इसको लेकर? अब नहीं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जीपी रजिस्ट्रेशन, आप भी अपने नोट्स में लिख लेना, आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, सर कौन से रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी। जीपी रजिस्ट्रेशन लिख